रतन टाटा की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है टाइटन। 1999 में ये कंपनी का शेयर आया था। अगर इस समय आपने शेयर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 6 करोड़ रुपए। यानी इस कंपनी ने दिया है 60,000% का रिटर्न। ये वही कंपनी है जिसने राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाया। उनकी टोटल नेटवर्थ में 25% हिस्सा सिर्फ टाइटन से आता था। तो अगर आपको टाइटन के नाम से लग रहा है घड़ी बेचने वाली कंपनी इतनी बड़ी हो गई, नहीं भाई साहब, टाइटन एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर घड़ियां भी जाती है, चश्मे भी जाते हैं और ज्वेलरी भी जाती है। और ज्वेलरी टाइटन की टोटल सेल का 88% है। और ज्वेलरी जो ब्रांड टाइटन के अंडर है उसका नाम है तनिष्क। और आज की केस स्टडी अपनी उसी पे बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो तनिष्क ब्रांड है जिसने टाइटन को टाइटन बनाया, ये प्लान्ड वे में लॉन्च नहीं हुआ था, ये तो जुगाड़ में लॉन्च हो गया था। इसको लॉन्च करना मजबूरी थी और ऐसा नहीं कि लॉन्च होते ही हिट हो गया था। शुरुआत में 5 साल भयंकर घाटे में रहा था और ऐसी स्थिति हो गई थी कि भैया कंपनी तो बेचनी पड़ जाएगी, बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन फिर आखिर इसने ऐसा क्या किया कि पिछले साल इसकी सेल 23,268 करोड़ रुपए की इसने सेल की। ऐसा क्या किया कि हर साल 2-5 हजार करोड़ का कैश जनरेट करते हैं। ऐसा क्या किया कि हर साल 12,000 नई डिजाइन ज्वेलरी में ये लोग बना देते हैं। इन्होंने अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा दी। और टाटा ग्रुप की इस स्टडी से आपको पता पड़ेगा कि एम्प्लॉय का ख्याल कैसे रखा जाता है। और जब एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाता है तो वो आपका ख्याल कैसे रखते हैं। तो अगर आपको समझना है कि यार वेंडर का मैनेजमेंट कैसे करूं, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट कैसे करूं, मार्केटिंग कैसे करूं, और ये सारी चीजें टाटा से सीखना चाहते हैं, तो दिस इज द केस स्टडी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टाटा ग्रुप की 10 कंपनियों पे केस स्टडी करूंगा। ये पहली केस स्टडी है। जितना इस केस स्टडी को प्यार मिलेगा उतनी शिद्दत से अगली 9 केस स्टडी आपके सामने आने वाली है। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई साहब, बड़ी बड़ी चीजों को मिस कर जाओगे। अब बाकी सारी बातें छोड़ते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। टाइटन की शुरुआत हुई थी 1984 में। टाटा ग्रुप का तमिलनाडु की एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से इनका टाई अप था, उसके साथ इन्होंने चालू की। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये क्या करते थे, घड़ी बनाने के जो भी इक्विपमेंट वगैरह थे ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने के लिए इनको डॉलर चाहिए थे, आराम से सरकार से मांगते थे, डॉलर वॉलर मिल जाते थे। अब क्या हुआ, 1990 के आसपास भाई साहब इराक और अमेरिका की लड़ाई वड़ाई हुई कुवैत को लेके, और वहां बहुत बड़ा पंगा हो गया और उसके चक्कर में ऑयल के प्राइस एकदम से भाग गए। इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑयल पूरा इंपोर्ट करती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ही डॉलर कम पड़ने लग गए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सभी इंडस्ट्रियल हाउस को कह दिया, भैया हमसे तो डॉलर मांगने आना मत। अगर तुम्हें डॉलर की जरूरत है तो खुद ही अरेंज करो, खुद ही कमाओ, हमको मतलब नहीं है। तो भैया टाइटन ने कहा, भैया घड़ी बनाने के लिए तो इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए डॉलर चाहिए, डॉलर तो है नहीं, क्या करें। तो इन्होंने कहा यार वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि जो घड़ी की दुकान है ना वहां पे ज्वेलरी भी बिकती है। बोले काम करें क्या, ज्वेलरी बना देते हैं, ज्वेलरी बना के यूरोप में बेच देंगे, वहां बेचेंगे तो वहां से डॉलर आ जाएंगे, उसी डॉलर से इक्विपमेंट खरीद लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इन्होंने उस डॉलर के जुगाड़ के लिए ज्वेलरी सेगमेंट तुग्गे में चालू कर दिया। इसको मोदी जी की भाषा में कहते हैं, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। अब वहां पे ज्वेलरी की साल चालू कर दी, अपना जुगाड़ करने लग गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 91 में लिबरलाइजेशन हो गया, भारत की इकोनॉमी खुल गई। अब भारत की इकोनॉमी खुली तो भैया इन्फोसिस आई, विप्रो आई, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने जब किया तो इंडिया के पास बहुत सारे डॉलर आने लग गए। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब टेंशन नहीं है। और वो ऑयल वाला जो चक्कर था वो भी धीरे धीरे कम हो गया। तो बोले अब ऐसा है कि भैया इंडिया में भी डॉलर की कमी नहीं है, तुम चाहो तो ये सेगमेंट बंद कर दो। पर टाइटन बोले कि भैया फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर लिया, मशीन लिया है, लेबर वेबर बिठा ली, अब क्या बंद कर दो। टाइटन ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया तनिष्क, और उसने कहा ज्वेलरी बाहर नहीं बेचते, अब इंडिया में भी ज्वेलरी बेचेंगे। पर शुरुआत में तनिष्क को सफलता नहीं मिली। 5 साल तक घाटे पे घाटे लगते रहे। सन 2000 तक आते आते 150 करोड़ का घाटा इकट्ठा हो चुका था। उन्होंने मैकेंजी कंपनी को हायर किया, उन्होंने कहा भैया बंद कर दो, बेच दो, तुमसे नहीं बिकेगी। फिर कारण पता लगा है कि आखिर कारण क्या है। कारण ये था कि इंडिया में जितने भी लोग थे वो भैया ट्रेडिशनल फैमिली ज्वेलर से सामान लेते हैं। भाई ज्वेलरी लेनी है, आप अपने घर में जाके पूछो, आप जहां से ज्वेल रहे हो आपके पिताजी भी वहां से लेते थे, दादाजी वहीं से लेते थे, परदादा लेते थे। तो ज्वेलरी जहां से लेनी है वो ज्वेलर फिक्स है। तनिष्क नई कंपनी थी, कौन आएगा उनके पास। दूसरी बात ये थी कि तनिष्क ने शुरुआत में ज्वेलरी वेस्ट के लिए बनाई थी, तो वो 18 कैरेट में बनाते थे क्योंकि उनको बढ़िया बढ़िया डिजाइन देनी थी। तो बढ़िया डिजाइन देने के लिए भैया 18 कैरेट बढ़िया होता है। अब 18 कैरेट इंडिया में चलता ही नहीं है। इंडिया वाले बोले भैया 22 कैरेट से नीचे लेंगे ही नहीं। तो अब तनिष्क ने कहा अच्छा अब हमको समझ में आया, इनको सोना चाहिए,
डिजाइन विजाइन नहीं चाहिए, बोले डिजाइन तो ही, चलो इनको सोना भी देते हैं। इन्होंने टोटल 3 चेंजेस अपने सिस्टम में किए और वो 3 चेंजेस के चक्कर में तनिष्क कंप्लीट पलट गई और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। पहला चेंज क्या किया कि जो ज्वेलरी का प्राइस टैग का डिस्प्ले आता था ना, उसके साथ साथ ये भी लिखने लग गए कि भैया इस ज्वेलरी में इतना सोना है, इतने नगीनों का वजन है, इतने सोने का वजन है। तो इससे थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आया ग्राहकों को। सेकेंड चीज जिसने गेम पलट के रख दिया, जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, वो क्या, कैरेटोमीटर करके एक मशीन लेके आ गए तनिष्क के शोरूम में और उन्होंने कहा भाई इस मशीन का काम है ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करना। और बकायदा मार्केटिंग की, टीवी में ऐड दिए, पेपर में ऐड दिए कि भैया जिसके पास भी सोना है वो आओ और फ्री में चेक करवा के ले जाओ। अब भैया फ्री के नाम के आपको पता है इंडिया की जनता कैसी होती है, फ्री में सोना चेक, चलो। वो भाई साहब झुंड के झुंड तनिष्क पे पहुंचे और बोले जी हमारा सोना चेक करके बताओ कैसा है। और वहां पे 60% केसेस ऐसे निकले जहां पे सोने की प्योरिटी कम निकली। उनके जो पीढ़ियों से जो उनका है, उन्होंने कहा कुछ और दिया कुछ। अब भाई साहब उनको लगा हम तो ठगे गए यार। तब जाके उनको रियलाइज हुआ भैया हमारे साथ गलत हो रहा था, अब तो भैया मार्के की दुकान से लेना पड़ेगा, लोकल से नहीं लेंगे। और तनिष्क के पीछे टाटा का ब्रांड तो खड़ा ही था। तो धीरे धीरे वो जो ट्रस्ट वहां था वो टूटा और यहाँ पे आ गया। तीसरी चीज जो इन्होंने की, 1920 स्कीम चलाई। ये क्या था, बोले तुम तुम्हारी ज्वेलरी टेस्ट कराओ, 19 से 22 कैरेट के बीच में अगर ज्वेलरी निकली, भाई 16, 17, 18 निकली तो तुम्हारी गलती, भैया तुम जानो। पर हाँ अगर तुमने जांच कराई 20 कैरेट निकली तो तुम एक काम करो, 22 कैरेट तक का कोई भी सोना तनिष्क से ले जाओ, हम सिर्फ मेकिंग के चार्ज लेंगे, गोल्ड के पैसे नहीं लेंगे। मतलब 20 कैरेट की ज्वेलरी दे जाओ और 22 कैरेट की ज्वेलरी ले जाओ सिर्फ मेकिंग देके। अब आप बोलोगे भाई साहब ये 2-2 कैरेट जेब से क्यों बांट रही टाटा? देखो सर, ज्वेलरी में आपको पता है क्या है, एक बार जो ज्वेलर बंध गया, जो ज्वेलर बंधा हुआ था, पीढ़ियों से बंधा हुआ था, हर साल खरीदेंगे, हर शादी भी खरीदेंगे, हर दिवाली खरीदेंगे और उसी से खरीदेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी खरीदेंगे। तो टाटा ने कहा भैया एक बार वहां से यहाँ तो आए, शुरुआत में चाहे नुकसान सही, ओला स्विगी भी तो करते हैं, शुरुआत में नुकसान ही सही, एक बार बने तो सही। तो यही चीज तनिष्क ने भी की। अब ये तीनों चेंज जैसे किए, इनके पास ग्राहक आने लग गए और भैया जो कंपनी लॉस थी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। अब भैया इसको आगे बढ़ाना है, अब ये एक्सपेंशन की तरफ आए और अब तनिष्क अपने असली अवतार में आया कि एक्सपेंशन में मोटे पैसे नहीं लगाने भैया, असेट लाइट मेथड लेना है जहां पे कम से कम खर्चा हो। इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया और तनिष्क की फ्रेंचाइजी देनी चालू की। इन्होंने मास्टरी हासिल की 2000 स्क्वायर फुट के शोरूम में, जो 2000 स्क्वायर के शोरूम है, ये लोकेशन देखते, जगह देखते और वहां करते, और इनके फुटफॉल के जरिए धीरे धीरे इनकी सेल बढ़ने लगी। फिर 2010 में जाके इनको लगा कि यार छोटे छोटे 2-2 स्क्वायर फीट के तो चल रहे हैं, बड़ा बना के देखेगा। तो इन्होंने चेन्नई में 20,000 स्क्वायर फुट का एक मेगा शोरूम इन्होंने लॉन्च किया, लार्ज फॉर्मेट, जहां पे भयंकर डिजाइन, और भाई साहब जबरदस्त सफलता मिली। तो इन्होंने फिर 2011 में 25,000 स्क्वायर फुट का मुंबई में अंधेरी में लॉन्च कर दिया। और उन्होंने एक चीज नोटिस की कि 20,000 स्क्वायर फुट का जो एक शोरूम है वो 2-2 स्क्वायर फुट के 10 शोरूम से ज्यादा सेल देता है। तो इन्होंने अब कहा कि जो बड़े बड़े शोरूम है वो तो हम बनाएंगे और छोटे छोटे फ्रेंचाइजी में दे देते हैं। अब भाई साहब मार्केटिंग करनी थी, बड़ा नाम की भैया मार्केटिंग। तो तनिष्क के कैसे ऐड आते हैं, शानदार ऐड आते हैं, आपने भी देखा। बीच में 1-2 ऐड पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तनिष्क ने भैया अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि भैया तुम करो। फिर अभी इन्होंने कोजोल को बना रखा है। जोधा अकबर में तनिष्क की ज्वेलरी काम में ली गई, पद्मावत में इसकी ज्वेलरी काम में ली गई। तो धीरे धीरे तनिष्क के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा। तो अब बात करते हैं भैया, ये तो हुई मार्केटिंग की और ये हुई एक्सपेंशन की। इन्होंने अपनी सेल कैसे बढ़ाई? सबसे पहले इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, गोल्डन हार्वेस्ट। ये क्या स्कीम है भैया? आपके मन में है कि 1.25 लाख की चैन पहनूं, 1,20,000 की, पर आपने कहा 1,20,000 इकट्ठे तो होते ही नहीं है। तो तनिष्क ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 10-10 हजार रुपए हर महीने जमा कराते रहो, 11 महीने आप जमा कराओ, 12वें महीने की किस्त हम देंगे। तो अगर 1,20,000 की चेन लेनी है तो 10-10 हजार 11 महीने तक, तो 12वें महीने के पैसे ये दे देंगे, आपके भाई साहब बेनिफिट हो जाएगा। और टुकड़ों टुकड़ों में भैया सेट भी बन गई। तो ये स्कीम की, इससे इनकी सेल बढ़ी, फर्स्ट। फिर दूसरा इन्होंने कहा यार इधर तो भी ज्वेलरी के आइटम ही बिक रहे हैं, और कुछ बेच सकते हैं क्या? तो इन्होंने कहा कि यार वर्किंग क्लास वुमन है, आजकल महिलाएं काम करने लग गई, ऑफिस जाने लग गई, जॉब करने लग गई। अब वहां पे यार कोई 5-5 लाख का सेट पहन के तो जाएंगे नहीं, तो वहां के लिए लाइट ज्वेलरी लॉन्च करो, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, जो छोटी मोटी अंगूठी डिजाइनर पहन ले और उनको भी अच्छा लगे। तो उसके लिए इन्होंने कलेक्शन लॉन्च किया मिया करके।
जहां पे 3,500 से ज्वेलरी का कलेक्शन चालू है। तो नॉर्मल लोगों को तो बेच ही रहे थे, इन्होंने वर्किंग क्लास को भी पकड़ लिया और इनके लिए भी चीजें लॉन्च कर दी। अब कुछ कस्टमर ऐसे भी जो कहते हैं यार पूरी दुनिया ले रही है नॉर्मल ब्रांड, हम वो नहीं लेंगे, हमको तो लग्जरी ब्रांड चाहिए। उनका भैया तुम भी लो, तुम्हारे लिए लॉन्च करते हैं जोया, उसमें 75,000 से रेट चालू हो रही है और एकदम अलग डिजाइन है, ये भी ले लो। तो जो बहुत ज्यादा अमीर सेगमेंट है उसको भी पकड़ लिया, एवरेज को पकड़ ही रखा था, वर्किंग क्लास को पकड़ लिया। इन्होंने कहा यार सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है, बोले सबसे बड़ा सेगमेंट है वेडिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी जितनी भी बिकती है उसमें 50% वेडिंग के चक्कर में बिकती है। तो इन्होंने एक कलेक्शन लॉन्च किया जो कि मेरी नजर में अब तक का बेस्ट आइडिया है। रीवा करके इन्होंने कलेक्शन लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि भैया हम 13 कम्युनिटी ब्राइड का कलेक्शन बनाएंगे। ये क्या है, इन्होंने कहा भैया गुजराती दुल्हन अलग है, मराठी दुल्हन अलग है, बंगाली दुल्हन अलग है, उड़िया की अलग है। तो इनको इनके रीजन के हिसाब से, इनके कल्चर के हिसाब से भैया ज्वेलरी बना के देंगे। जैसे बंगाली दुल्हन है तो भैया उनका ज्वेलरी अधूरी है शंखपाला के बिना, गुजराती दुल्हन है तो चंदन और जरतार के बिना काम नहीं चलेगा, और तमिलनाडु में ओणियम बनेगा लक्ष्मी जी की फोटो के साथ। तो इन्होंने एक एक ट्रेडिशन में समझा क्या चलेगा और उस तरह का कलेक्शन लॉन्च किया। तो हर तरह का कम्युनिटी का बंदे को उसका सामान मिल गया। तो भाई साहब हर सेगमेंट से सेल आने लग गई। और इसीलिए आज की डेट में तनिष्क के 403 शोरूम है टोटल 243 शहरों में, और टोटल 20 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा की रिटेल स्पेस इनके पास है। अब एक बात आती है कि राहुल जी चलो सेल कैसे बढ़ गई, समझ में आ गया, अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, अलग अलग ब्रांड लॉन्च कर दिए, मार्केटिंग कर दी, अमिताभ बच्चन को लिया है, काजोल को लिया है, मूवी में दिखा दिया, कॉस्टिंग कैसे कम करी, आप बोले कम से कम पैसों में आगे कैसे बढ़ा, उस पे भी बात करेंगे। एम्प्लॉय का ध्यान कैसे रखा, वेंडर का ध्यान कैसे रखा, उस पे भी बात करेंगे। बट अगर आपने ये जो सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखी और ये जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म वैल्यू का कॉन्सेप्ट कि एक बार भाई साहब 2 कैरेट जेब से दे दिए तो क्या हुआ, पीढ़ियों के लिए कस्टमर बांध लिया, ये सभी कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हो डिटेल में और कहते हो राहुल जी इसको मैं मेरे बिजनेस में से अप्लाई करूं, और हमारी सेल क्यों अटक जाती है, हमारी मार्केटिंग क्यों फेल होती है, हमारे एम्प्लॉय काम क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो और ये सीईओ के जैसा बनना चाहते हो, तो आई लॉन्च अ कोर्स व्यापारी टू सीईओ। हर संडे 4 घंटे की क्लास होती है, ये तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, उसमें मैं लाइव आता हूँ और 4 घंटे आपके साथ बैठ के बात होगी, मस्ती होगी और व्यापारी की एक एक गलती बताऊंगा कि तुम्हारा एम्प्लॉय काम क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता, तुम्हारी मार्केटिंग क्यों फेल है, इसलिए फेल है, तुम्हारी सेल क्यों नहीं बढ़ रही, इसलिए नहीं बढ़ रही, और सेल कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है। बड़े ब्रांड कैसे करते हैं, बड़े ब्रांड मार्केट कैसे करते हैं, बड़े ब्रांड काम कैसे कराते हैं, बड़े ब्रांड सोचते कैसे हैं, ये सभी चीजों पर डिस्कशन होगा बहुत डेप्थ में। अब अपन बात करते हैं इन्होंने यार कॉस्टिंग कम कैसे की, कॉस्टिंग कैसे की। इन्होंने कहा कि भैया आखिर काम कौन करता है, कारीगर। कारीगरों की समस्या क्या है मालूम करो। तो कारीगरों की समस्या क्या है कि 20 साल की उम्र में एक कारीगर काम करेगा, अब वो बैठता है ऐसी जगहों पे जहां पे भैया एसी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा ढंग से नहीं आती, लाइट ढंग से नहीं आती, और वो मैनुअल आंखों से लगा हुआ है। तो इन लोगों को गर्दन की प्रॉब्लम आ जाती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है, और 40 साल की उम्र में ये जॉब छोड़ के कोई और काम करने लग जाता है और फिर नया आदमी इसमें इनको मिलता नहीं है। तो टाटा ने कहा तुम्हारा वैसी व्यवस्था की जाएगी जैसे हम हमारे एम्प्लॉय की करते हैं। तुमको हॉस्पिटलाइज हो गए, इंश्योरेंस की सुविधा हम दे रहे हैं, तुमको वैसा मंथली चेकअप कराना है, रूटीन चेकअप कराना है, हम सुविधा दे रहे हैं, लोन की जरूरत हो, फाइनेंस की जरूरत हो, बता देना। और उन्होंने सन 2008 में एक बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया, इन्होंने कारीगर पार्क बनाए कि भाई एक पार्क बनाएंगे जहां पे कारीगरों को बैठाया जाएगा और सारी सुविधाएं दी जाएगी, और एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया मिस्टर परफेक्ट। सब उस मिस्टर परफेक्ट प्रोग्राम में क्या करेंगे और कारीगर पार्क में क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि भैया मशीनरी हम प्रोवाइड कराएंगे, मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराएंगे, तुम जितना भी काम करोगे वहां पे एसी है, एसी कंडीशन में काम करो, बढ़िया लाइटिंग में काम करो। अभी तुम जमीन पे बैठ के काम कर रहे हो, तुम्हें कुर्सी ऐसी प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे तुम्हारी गर्दन में कम प्रॉब्लम हो, तुमको बकायदा आईडी कार्ड दिए जाएंगे, तुमको यूनिफॉर्म दी जाएगी, तुम्हारा बैंकों में खाता खिलाया जाएगा, तुमको कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। 2012 में इन्होंने 11,000 हजार स्क्वायर फुट के 4 पार्क बनाए जिसमें 1400 कारीगरों को इन्होंने रखा, और ये सारी सुविधाएं जो मैं आपको बता रहा हूं दी। वहां पे इनको रहने की सुविधा, रुकने की सुविधा, और 60% से ज्यादा बंगाल से आते थे तो उन्होंने बंगाली कुक रखा जो बंगाली रेसिपी बनाए, बंगाल की डीवीडी, बंगाल की मैगजीन, इतनी सुविधा का इनको ध्यान रखा। अब आपके मन में बैठे बैठे एक सवाल होगा, राहुल जी आप तो कह रहे थे कॉस्टिंग बचाई, मेरे को तो लग रहा लगाए जा रहे हो। आपने तो भैया कॉस्ट पैसे बचाए कहाँ, आपने तो पैसे लगाए। ये पार्क बना रहे हो 20-20 करोड़ रुपए के, इतनी सुविधा, इंश्योरेंस दे रहे हो, आखिर क्यों?
टाटा ने कहा भैया जब जो देता है ना उसको मिलता भी है, जो जैसे कर्म करता है ना वैसा उसको फल मिलता है। इसका फल क्या मिला? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी हाई हो गई। जो एक लेबर एक महीने में 750 ग्राम सोने की ज्वेलरी बना के देता था, वो 4 किलो सोने की ज्वेलरी बना के देने लग गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी 550%। 4 किलो बनाने में 5 आदमी लगते, एक आदमी बना के दे रहा है। आया मजा? सारी मशीन दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी और ट्रेनिंग दे दी। उसका फायदा क्या है? पहले ये लोग हाथ से बनाते थे, तो एक हार ऐसा बना, दूसरा हार में थोड़ा फर्क आता है। यार आदमी मैनुअल बना रहा है, हाथ से बना रहा है, तो पीस बाय पीस में थोड़ा डिफरेंस आता था। अब भाई सब मशीनरी सेम है, ट्रेनिंग सेम है, तो पीस बाय पीस में फर्क ही नहीं आने लग गया। तो वो कॉस्टिंग थी, वो बच गई। इन्होंने ये रियलाइज किया कि भैया किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग पीस को बनाने के लिए 874 तरह के मटेरियल लगेंगे। वो 874 तरह के मटेरियल उस कारीगर पार्क में अवेलेबल करा दिए। पहले क्या होता था, कारीगर ने भैया कुछ बनाना चालू किया, फिर कहा अरे ये चीज तो है ही नहीं, अब मैं बाजार से जाके कल लेके आऊंगा, फिर कल बनाऊंगा, फिर बना के लगता रहे वो चीज तो है ही नहीं, फिर 2 दिन लगेंगे। तो ये जो ज्वेलरी 3 दिन में बननी चाहिए थी वो 7 दिन में बन रही है, क्योंकि मटेरियल ही नहीं मिल रहा, कभी कम मिला कभी ज्यादा मिला। अब सारी चीज एक जगह ही मिलने लग गई। इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो माल इधर उधर वेस्ट पड़ा रहता था वो वेस्ट हुआ ही नहीं। अभी ये माल दिया, अभी के अभी बन के मिल जाएगा। गोल्ड का मूवमेंट फास्ट हो गया। सोचो कि 1000 कारीगर हैं, हर कारीगर के पास 100 ग्राम सोना दे रखा है। कितना सोना तनिष्क का ब्लॉक हो गया। और वो सारे कारीगरों को एक ही जगह बैठा रखा है और सारी सुविधा दे रखी है, तो सोने का रोटेशन कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो जो सोने की इन्वेंट्री 30 दिन की हुआ करती थी वो 3 दिन पे आ गई। अच्छा, ये जो वेस्टेज हुआ करते थे इंडस्ट्री में, लगभग 5% तक वेस्टेज हो जाता है गोल्ड। इनके यहाँ वेस्टेज होता है 0.15%। इसका मतलब ये साल में 75 से 80 किलो सोना वेस्टेज में बचा लेते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी का यूज इन्होंने चालू किया वो कारीगर पार्क में। पहले एक कारीगर डायमंड को सॉर्ट करता था। भाई डायमंड अलग अलग तरह के है, उसको सॉर्टिंग करनी है, पैकेट में भरना है। 40 कारीगर मिलके 800 पैकेट बनाते थे। 40 कारीगर 800 पैकेट। एक रोबोट दिन में 2500 पैकेट बनाने लग गया। अच्छा, डायमंड को और स्टोन को सेट करने में टोटल 65% टाइम तो डायमंड सेट करने में चला जाता है। वो काम भी मशीन पे लगा दिया। तो भाई साहब जो दिन में 150 कास्टिंग हुआ करती थी वो दिन में 1800 कास्टिंग होने लगी। 12 गुना बढ़ गया प्रोडक्टिविटी। तो इसके चक्कर में जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने में एवरेज 8 महीने का टाइम लगता है, ये 1 महीने में नया प्रोडक्ट लॉन्च करके रख देता है। तो जो साल में 3000 डिजाइन बनाया करते थे, इस साल में 12000 डिजाइन बनाने लग गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 65% तक डाउन आ गई और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी 217% बढ़ गई। तो आप बोलो ना एम्प्लॉय को फायदा देने से क्या होता है? ये होता है, एक बार फायदा देखे तो देखो। हम कई लोग सोचते हैं चूस लो एम्प्लॉय को, भैया चूसने से ना होगा। तुम आगे 1 कदम तुम बढ़ाओ, 10 कदम वो बढ़ाएंगे। इन सभी चीजों का इतना इम्पैक्ट हुआ कि जितना तनिष्क ने प्रॉफिट सोचा था उससे 100 करोड़ ज्यादा हो गया। तो आपने सोचा अरे इतना हो गया तो इन्होंने मजे किए होंगे। नहीं, इन्होंने कहा जिनकी वजह से हुआ है उन्हीं को बांटते हैं। तो उसका एक छोटा हिस्सा उन्होंने कहा जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर है प्लस जितने भी वेंडर्स है जिनको ये अचीव करने में मदद की है, सबको 50-50 ग्राम का गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया। तो अगर मैं आपको लास्ट में वीडियो को कंक्लूड करूं और मैनेजमेंट लेसन बनाऊं कि यार इस केस स्टडी से सीखने को क्या मिलता है और टाटा ग्रुप ऑपरेट कैसे करता है, तो सबसे पहले टाटा ग्रुप एक चीज ऑपरेट करता है कि जो भी प्रोडक्ट या इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कि पहले जैसे ज्वेलरी मार्केट है वो छोटी छोटी दुकानों से मिलती थी, बोले यार इसमें एक ब्रांड बन सकता है, वो ब्रांड ढूंढा, वो ब्रांड बनाया। घड़ियां इधर उधर मिल रही थी, उसको भी टाइटन बनाया। जो भी चीज अनऑर्गेनाइज्ड है, खुली है, उसको ब्रांड बनाने का प्रयास करता है, पहला। दूसरा, कस्टमर की नब्ज पहचानता है। सोचो कौन सोचेगा कि 13 तरह की ब्रांड है और हर तरह का एक बनाना। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कस्टमर की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज है कि भैया आप सोचो कि मैं वेंडर को चूस लूं, एम्प्लॉय को चूस लूं। जब आप उनको चूसते हो वो परेशान होते हो, उनका माइंडसेट काम नहीं करता, अल्टीमेटली आपकी ही प्रोडक्टिविटी सफर होती है। आप 1 कदम उनकी तरफ बढ़ाओगे, वो 10 कदम बढ़ाएंगे और पूरी जान लगाएंगे। तो आप हमेशा मन में ये ग्रेटिट्यूड रखोगे इनके लिए कुछ करना है। देखो, पहली बात, आप उनके लिए कुछ करोगे वो आपके लिए जरूर करेंगे, और वो नहीं भी करेंगे ना भाई साहब, ऊपर वाला बैठा है ना, काय टेंशन लेते हो। बिजनेस को भी एक बार तुम चैरिटी की नजर से करके तो देखो, फिर आएगा मजा। यही पूरी केस सीरीज का मतलब है कि भैया बिजनेस खुद के लिए नहीं होता, खुद के लिए तो नौकरी होती है। बिजनेस करो तो ऐसे करो कि यार ये 10 लोगों का घर भी चल रहा है इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये मेरे कस्टमर 100 कस्टमर है ना, ये भी खुश हैं, ये मेरे 25 वेंडर है ना, ये भी खुश हैं, यार मैंने इतना पैसा कमाया तो इतना टैक्स भी दिया, और यार इतने पैसे बचे तो मैंने इतना चैरिटी भी किया। जब बिजनेस कर रहे हो तो पूरे चाहूं और
360 डिग्री ये चीज फैलाओ। और इसमें कोई करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, अटक रहे हो, भटक रहे हो, सॉल्यूशन चाहते हो, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो। संडे को 10 बजे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे करा है। लास्ट तक, अंतिम तक नहीं छोड़ेंगे, हर व्यापारी को CEO बना के छोड़ेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।